हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, है ना। और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो आज जो है हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस के यानी कि विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो आप जो है इन प्रश्नों को अपने मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने जाने से पहले इनको जरूर से याद कर लीजिएगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आपको बता दें कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा, है ना, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके, है ना। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न की सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। यानी कि जो हमारा जो नॉर्मल आंख होता है, यानी कि जो साधारण आंख होता है, यानी कि सामान्य आंख, है ना, उसका जो स्पष्ट दर्शन, यानी कि स्पष्ट दर्शन कहने का मतलब कि जो साफ साफ हमें देख सके हम, है ना, उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है, इसके बारे में बताना है आपको, है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर, है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न की निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया होता है। यानी कि जब किसी आंख में, यानी किसी व्यक्ति के आंख में जो है निकट दृष्टि दोष आ जाता है, यानी कि जो वह जो है निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित हो जाता है ना, तो उसके उपचार के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में बताना है आपको। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑर्थो लेंस, है ना। इसका हम आपको ट्रिक बताते हैं कि आप जो है इसको कैसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो निकट है, निकट में न है, क है और ट है। इसमें कितना अक्षर है, तो 3 अक्षर है ना। और यहाँ पे देखिए जो अवतल लेंस है जिससे इसका जो है उपचार किया जाता है, उसमें जो है 4 अक्षर है ना। तो यहाँ देखिए जो 3 अक्षर वाला जो दृष्टि दोष होगा उसका जो है 4 अक्षर वाले लेंस से जो है उसका जो है हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं। और उसी प्रकार से अगर यहाँ पे जो है निकट दृष्टि दोष की जगह पे दूर दृष्टि दोष रहे तो यहाँ पे देखिए दूर दृष्टि दोष हम लिखेंगे तो इसमें 2 अक्षर है ना। तो इसका जो है 3 अक्षर वाले लेंस से जो है हम इसका उपचार करेंगे, यानी कि इसका हो जाएगा उत्तल लेंस। यहाँ पे अगर दूर दृष्टि दोष पूछेगा तो उसका होगा उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष पूछेगा तो उसका हो जाएगा अवतल लेंस, है ना। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न की निम्न में से कौन सा अंग जो है संवेदनग्राही नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वह अंग है जो कि संवेदनग्राही नहीं है। इसका आंसर आपको बताना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दिमाग, यानी जो दिमाग जो है वह जो है संवेदनग्राही अंग नहीं है ना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। और आपको बता दें कि अगर आपको जो है क्लास अच्छा लग रहा है तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि रिएक्शन जो है सबसे फास्ट करता है, सबसे अधिक तेजी से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉपर होगा, मरकरी होगा, सिल्वर होगा या फिर गोल्ड होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए, यानी कि कॉपर, Cu जो है सबसे फास्ट जो है अभिक्रिया करता है ना। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 15 नंबर। क्या बोल रहा है कि जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है। कार्बन क्या है, यानी कि जो जिंक का ऑक्साइड होता है उसके साथ जो है कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है जिंक धातु मिलता है ना। तो हम आपको बताना है यहाँ पे कि आपको जो है कार्बन क्या है, इसमें उपचायक है या फिर अपचायक तथा उपचायक दोनों है या फिर सभी उत्तर सही है, इसके बारे में आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपचायक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचायक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन दिए गए अभिक्रिया में से कौन अपचायक है, इसके बारे में हमको बताना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है कि 3MnO2 + 4Al, है ना। इसको यहाँ पे जो है रिएक्शन होकर बन रहा है यहाँ पे 3Mn + 2Al2 और O3, है ना। तो यहाँ पे हमको बताना है इसमें से जो है कौन जो है अपचायक है, इसके बारे में बताना है आपको। तो बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। यहाँ जो एल्यूमिनियम है वह क्या है, वह एक प्रकार का अपचायक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है कि मेरुरज्जु निकलता है, यानी जो मेरुरज्जु होता है वह कहाँ से निकलता है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मेंडुला से, यानी कि जो मेरुरज्जु होता है वह जो है मेंडुला से निकलता है। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जो है इस प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है ना। तो इसको आप जरूर से याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न कि निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है, इसके बारे में बताना है आपको। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एथिलीन, यानी जो एथिलीन होता है वह जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है 19 नंबर, क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलन होता है वह है, यानी कि जो श्वेत प्रकाश जो है वह जो किसी प्रिज्म से उसका जो किरण जब गुजरेगा तब जो सबसे अधिक जो है कौन विचलन करता है, इसके बारे में बताना है। कौन सा जो वर्ण होता है जो सबसे अधिक विचलन करता है, इसके बारे में बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में प्रश्न भी रहता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैगनी, है ना, इसको याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है, यानी कि जो सक्रियता श्रेणी होती है उसके मध्य में जो धातु होते हैं उसका जो निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, है ना। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धातु को ऑक्साइड में बदलकर, है ना, और कार्बन के द्वारा अपचयन के माध्यम से जो है हम जो है सक्रियता श्रेणी के जो मध्य में धातु पाए जाते हैं उसका निष्कर्षण कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न निम्न में कौन उपधातु है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है, इसके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एसबी, यानी कि एंटीमनी। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसको याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है प्रश्न की वायुमंडल में CO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है, इसके बारे में हमको बताना है। और यह भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0.03% जो है हमारे वायुमंडल में किसकी मात्रा है, तो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO यानी क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0.03%, है ना। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश तब एक प्रिज्म होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलन होता है उसके बारे में बताना है आपको। यानी कि जब श्वेत प्रकाश से कोई प्रकाश का किरण गुजरता है ना, तो उसमें से जो सबसे कम जो है कौन सा वर्ण जो है, यानी कि कौन सा रंग जो है सबसे कम विचलन करता है। अभी मैं आपको बताए थे पीछे कि सबसे अधिक कौन विचलन करता है, तो वो क्या था, बैगनी, है ना। और यहाँ पे जो है सबसे कम पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल, यानी कि जो है सबसे कम विचलन कौन करेगा तो वो होगा लाल, और सबसे अधिक कौन करेगा तो वो हो जाएगा बैगनी। यह जो दो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, इसमें से एक क्वेश्चन जो है हर एक साल रहता है, तो आप इसको भी जरूर से रट के जाइएगा आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है 24 नंबर है। क्या कह रहा है प्रश्न कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, यानी कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारे नेत्र के किस भाग पर बनता है, इसके बारे में पूछ रहा है प्रश्न। तो बता दें जिसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेटिना पर, है ना। कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब जो है हमारे आंख में कहां पर बनता है तो वो होता है रेटिना, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेटिना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वो मात्रक जो है वह वाट के बराबर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, V² इंटू पाई, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है, इसके बारे में बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन, यानी कि साइटोकाइनिन है वो एक प्रकार का पादप हार्मोन है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 27 नंबर क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियम शब्द किसके शब्द द्वारा दी गई थी, यानी कि जो न्यूक्लियस शब्द है यह जो है न्यूक्लियस शब्द यह किसके द्वारा दिया गया था, इसके बारे में बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है न्यूक्लियस शब्द का जो है दिया गया था, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न कि दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, और यह प्रश्न जो है
आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको जरूर से रट लीजिएगा। क्या बोल रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्टिस दरार, यानी कि जो सिनेप्टिक दरार होता है वह दो तंत्रिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसको हम कहते हैं क्या? तो सिनेप्टिक दरार, है ना, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न की कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह का जो है एक कार्बोक्सिलिक जो एसिड समूह है उसमें से निम्नलिखित में से कौन है, इसके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, COOH, है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न की एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं, जिसमें क्या है, जो एथिलीन होता है उसमें जो है दो कार्बन कार्बन ने किसी कार्बन कार्बन के बीच जो है दो बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कि अबंध पाए जाते हैं, है ना, जिसमें से जो है दोनों अबंध क्या है इसके बारे में बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि 0 सिग्मा और डबल पाई, यानी कि इसमें जो है एक पाई बॉन्ड पाया जाता है और 0 सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है ना। इससे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इथेन में कितने सहसंयोजी अबंध होते हैं, यानी कि इथेन होता है उसमें जो है कितने सहसंयोजी अबंध पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6, है ना। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। याद रखिए आप सभी को वीडियो जो बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और आपको बता दें कि इसका PDF जो है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा, तो आप उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।